नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ क्लास 12th में ज्योग्राफी के चैप्टर 1 पे चर्चा करने के लिए। साथियों, पहली वीडियो में हम जान चुके हैं कि पृथ्वी के हम किन किन रूपों का अध्ययन करते हैं और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों के बीच में हमने थोड़ा अंतर भी जाना। आज हम जानेंगे कि परिसंचरण की धमनियों के बारे में हम जान चुके हैं कि पृथ्वी के अध्ययन में जो परिसंचरण की धमनियां हैं, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, इन सभी के जाल को ही हम परिसंचरण की धमनियां कहते हैं। कल हमने यहां तक जान लिया था। आज हम इससे आगे चलेंगे और जानेंगे कि मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, यानी विभिन्न विचारकों के अनुसार मानव भूगोल की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले रेटजेल से। रेटजेल, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। साथियों, फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी और यही मानव भूगोल के जनक भी कहलाते हैं। अब आप कहोगे भैया कल आपने तो बताया कि भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। बिल्कुल हैं, वो भूगोल के जनक हैं, लेकिन मानव भूगोल के जनक कौन है? यानी भूगोल के अंदर जो शाखा थी, एक कौन सी? एक भौतिक भूगोल, एक दूसरी मानव भूगोल। और मानव भूगोल के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक रेटजेल है। आ रहा है ना समझ में? यानी मानव भूगोल के जनक कौन है? आपके फ्रेडरिक रेटजेल। और ये कौन थे? तो ये भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कौन थे ये? जर्मन भूगोलवेत्ता। अब ये क्या कहते हैं, सुनिए जरा। मानव भूगोल की इन्होंने क्या परिभाषा दी, देखिए जरा। ये क्या कहते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। यानी फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा कि मानव भूगोल क्या है? मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों के बीच अंतर संबंधों का, इंटर रिलेशनशिप, उस पर जोर दिया इन्होंने। यानी अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और एक नंबर में जब पूछा जाता है कि रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा में किस पर जोर दिया है, तो सीधा सा आंसर है संश्लेषण पर। संश्लेषण पर, सिंथेटिक। देखिए जरा, तो अगली लाइन लिखना कि रेटजेल ने अधिक संश्लेषण पर जोर दिया। यानी किस पे जोर दे रहे हैं? संश्लेषण पर। संश्लेषणात्मक ज्ञान की बात कर रहे हैं ये। मनुष्य के बीच, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच आपस में क्या संबंध है दोनों में, यानी मनुष्य और इधर प्रकृति, दोनों एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है, और यही हमारा मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है ना? आगे पढ़ते थोड़ा सा। चलिए साथियों, अब हम जानते हैं कि मानव भूगोल की दूसरी परिभाषा के बारे में। यानी अगली परिभाषा क्या है? तो वो परिभाषा दी है एलन सी सैंपल ने। सैंपल, देखिए जरा। अब ये एलन सी सैंपल कौन है? एलन सी सैंपल रेटजेल की ही शिष्या है। कौन है? शिष्या है। ये कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला है, शिष्या है। और ये कहां की रहने वाली थी? तो ये आपकी यूएसए यानी अमेरिका की रहने वाली थी, अमेरिका की। ठीक है? और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने अपने गुरु से जो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान पर आधारित अपनी एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। देखिए जरा कैसे। ये कहती हैं
यानी कि क्या कह रही है एलएनसी सैंपल? एलएनसी सैंपल कह रही है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब आपको भैया यहाँ पर भी संश्लेषित शब्द आ गया। देखिए यहाँ संश्लेषित शब्द इन्होंने उपयोग किया है जो कि इनके गुरु की देन है, यानी गुरु ने इन्हें जो सिखाया उस चीज को तो इन्होंने कायम रखा, लेकिन इसमें कुछ शब्द जोड़े, जैसे कि अस्थिर पृथ्वी, यानी आपको पता है हमारी पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है। अस्थिर मतलब जो हमेशा मूवमेंट करती रहती है, पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी घूमती तभी तो दिन और रात होते हैं, तो दिन और रात होते हैं और पृथ्वी घूमती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है, जो कभी भी स्थिर नहीं होती है। ठीक है। दूसरा कि क्रियाशील मानव। अब ये क्रियाशील मानव, मनुष्य भी अपने आप में क्रियाशील है, वो कोई ना कोई कार्य करता रहता है और कोई ना कोई उसके दिमाग में नए नए विचार चलते रहते हैं। आप तो जानते हैं कि मनुष्य का जो दिमाग है वो हमेशा खाली नहीं रहता है, वो कोई ना कोई खुरापाती आइडिया दिमाग में लेके बैठा ही रहता है। सोता भी होगा ना तो भी सपना देखेगा कि आज मैं तो वहां जाकर के ये काम कर दूं, मतलब वो चाहता है कि आज मैं ताज होटल में बैठ करके ये काम करके आऊं या वहां ये खाना खा करके आऊं। तो इस तरीके के उसके दिमाग में आइडिया नए नए जन्म लेते रहते हैं और चलते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य क्या है? क्रियाशील है, बदलता रहता है, वो कोई ना कोई नियम कानून अपने दिमाग में लगाता ही रहेगा, है ना, अपने अनुसार कोई ना कोई बदलाव करने की कोशिश करेगा। आज ये मान लीजिए कि आज ये बोर्ड है हमारा, है ना, हम ये सोचने लगे कि अभी एक डिजिटल बोर्ड ले आए, है ना, मन में काफी सारे विचार चलते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन वो विचार समय के साथ पूरे होते हैं, है ना। तो मनुष्य क्या है? क्रियाशील है। आगे सुनिए जरा, परिवर्तनशील संबंध। देखिए हमारे और मनुष्य प्रकृति के बीच में संबंध कैसे है? परिवर्तनशील है, जो कि हम ये सोच रहे हैं कि हम परिवर्तन कर दें इस चीज का। देखिए परिवर्तन करेंगे कब? समय के साथ, है ना। अब देखिए जरा, परिवर्तनशील संबंध कैसे? मतलब मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ कोई परिवर्तन ही तो करता है, उसका उपयोग करता है ना। हमने फर्नीचर बनाया, लकड़ी काटी, क्या है? प्रकृति के साथ परिवर्तन ही तो किया हमने। तो यही हमारा मनुष्य का क्या है? परिवर्तनशील संबंध होते हैं पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? मानव भूगोल कहलाएगा। यानी कि अब एलएनसी सैंपल ने क्या किया है? एलएनसी सैंपल ने कहा है कि ये जो क्रिया हो रही है और इधर ये क्रिया चल रही है और दूसरा यहां पे क्रिया हो रही है, यानी कि एक परिवर्तनीयता आ गई है, एक गति आ गई है। अब एक गति उत्पन्न हो गई है, मोशन क्रिएट हो गया है। तो जो मोशन क्रिएट हुआ ना, ये जो गति क्रिएट हुई है, ये क्या कहलाएगी? आपकी गत्यात्मकता कहलाएगी। यानी किस पे बल दे रही है? गत्यात्मकता पे। यानी इस प्रकार इन्होंने गत्यात्मकता पे बल दिया है, बल दिया है। चलिए साथियों, अब हम जानते हैं कि अगली परिभाषा क्या है। आपकी एक और परिभाषा है मानव भूगोल की, और बहुत ही बेहतरीन है, सुनिए जरा। इनका नाम है पॉल विडाल डी ला ग्लास, ये इनका नाम है, और इतना बेहतरीन नाम है, और ये हर बार कई बार पूछा गया है पेपर में कि इनके अनुसार परिभाषा बताइए। देखिए जरा, तो ये क्या है? ये अपनी परिभाषा अलग बताते हैं। क्या कहते हैं ये? इन्होंने कहा है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के बीच अंतर संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। यानी कि इन्होंने क्या कहा? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और तथा इस पर रहने वाले
तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के बीच अंतर संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल कहलाती है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संबंध है वही अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यानी इन्होंने बस थोड़ा सा बदलाव किया है परिभाषा में। क्या बदलाव किया है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, बस इतना सा लिखा है इन्होंने। भौतिक नियम मतलब वे नियम जो मनुष्य के कंट्रोल से बाहर होते हैं, सभी भौतिक नियम कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो क्या मनुष्य उसे रोक तो नहीं सकता ना, तो वो भौतिक नियम है ना। सूर्य निकलता है, हर सुबह कहते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो भाई निकलता उसका नेचर है, वो उस टाइम से पृथ्वी इस साइड से घूमती है तो वही निकल जाती है। सूर्य जो निकलता है सुबह सुबह निकलता नहीं, सूर्य तो वही है, स्थायी है वो। तो पृथ्वी घूम रही है तो हमें लगता है कि जब रात हो गई फिर दिन हो गया, तो वो नियम है। कैसा नियम है? भौतिक नियम है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर सोचो कि हम कहें कि चलो कल का दिन पृथ्वी को घुमा दो और कंट्रोल कर लो, तो इतनी क्षमता हमारे पास नहीं है और ना ही हम इसे कर सकते हैं। तो जो चीज मनुष्य के कंट्रोल से बाहर होती है, जो मनुष्य नेचर के साथ जीना सीखता है, उसके साथ रहना सीखता है, वही उसके भौतिक नियम कहलाते हैं। जैसे अब आपको कैसे पता कि हमें रात में सोने का टाइम होता है? ये आपकी किसी परंपराओं ने, किसी भौतिक नियम ने सिखाया है ना कि जब एनर्जी का टाइम होता है तभी आपको काम करना है। और एनर्जी कौन? सन है। सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन जब सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो आपको दिन में जो एनर्जी देता है, आपके पेड़ पौधों को एनर्जी देता है, तो वही आपका क्या है? काम करने का टाइम है, और वही आपके भौतिक नियम कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना सर? जो इसका मतलब क्या है कि भौतिक नियम हम कंट्रोल से बाहर रहते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हम पृथ्वी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी को कंट्रोल सिर्फ भौतिक नियम ही करते हैं, और इसी को हम कहेंगे कि वो भौतिक नियम है। अब दूसरी बात सुनिए, पॉल विडाल डिला ब्लास कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे आपके फ्रांस के, और ये संभववाद के जनक कहलाते हैं। किसके? संभववाद के समर्थक। ये एक विचारधारा है, हम इसे थोड़ा अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अब आगे चलते हैं थोड़ा। चलिए साथियों, अब हम कुछ विचारधाराओं के बारे में जानते हैं। देखिए जरा कि आपके ये हमने क्या पढ़ा है, पहले परिभाषाएं पढ़ ली मानव भूगोल की, कि मानव भूगोल की किस किस भूगोलवेत्ता ने क्या क्या परिभाषा दी है। अब हम थोड़ा जानते हैं कि क्या क्या आपके चैप्टर में कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले दे रखी है पर्यावरणीय निश्चयवाद। और दूसरी परिभाषा क्या दे, आपकी दूसरी विचारधारा क्या है? दूसरी विचारधारा दे रखी है संभववाद। और तीसरी है, एक और विचारधारा है और बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसका नाम है नव निश्चयवाद। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको जाना जाता है प्रकृति का मानवीकरण, और इसको कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण। जैसे मानव का प्रकृतिकरण, और इसे प्रकृति का मानवीकरण, यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और इसे कहा जाता है एक और नाम से रुको और जाओ विचारधारा। यानी इस प्रकार से अब हम इन तीन विचारधाराओं के बारे में जानते हैं, और अब हम इसमें जानेंगे अगली वीडियो में ने। और इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहिए साथियों, और आपको हम इसी कंटेंट के साथ और हम आगे पढ़ाएंगे कि किस तरीके से इन विचारधाराओं ने किस तरीके से मनुष्य के विकास में योगदान दिया है, कौन सी विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, और किस विचारधारा का क्या अर्थ है, इसे हम पढ़ेंगे। साथियों, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और
अपना जो फीडबैक है, आपको जो कमेंट करना है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपना व्यक्तित्व कुछ साथियों इस प्रकार बनाएं कि देश को आप पर गर्व महसूस हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।